हर बात के लिए निहाल अपनी बुआ माँ को मना किए जा रहा था। यह देख उसकी माँ को थोड़ा बुरा लग गया और इसीलिए वो सोफे पर से उठ उसके पास आते हुए बोली, बेटा निहाल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आज पहली बार अपनी बुआ माँ को हर बात के लिए मना कर रहे हो। पहले तो तुम कभी ऐसा नहीं करते थे। आखिर में बुआ माँ ने रूहानी से ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम उन्हें मना कर रहे हो? एक कप चाय बनाने को ही तो बोला है ना। अगर इसमें भी तुम्हारी पत्नी के हाथ दुखेंगे तो फिर ठीक है, रहने दो। मैं ही जाकर बना लेती हूँ। प्लीज माँ, आप ऐसा मत सोचिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस ऐसे ही बोल रहे थे। आप सभी बैठिए, मैं जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आती हूँ। फिर इनके साथ ऑफिस चली जाऊंगी। पर मिस रूहानी, प्लीज मिस्टर खुराना, आप बैठिए। मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। रूहानी निहाल को आगे कुछ भी बोलने से वहीं रोक देती है और खुद जल्दी से किचन जा सभी के लिए चाय बनाने लग जाती है। वैसे यह बात निहाल को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो जानता था कि रूहानी को समय से कॉलेज पहुंचना है और ऐसे में उसके परिवार वालों की वजह से उसे देरी हो जाएगी। पर वो अपनी माँ से कुछ नहीं बोल सका। लगभग 5 मिनट बाद एक ट्रे में 3 कप चाय लेकर आते हुए रूहानी मुस्कुराकर बोली, ये लीजिए बुआ माँ, और माँ, आप सभी के लिए चाय। अरे वाह रूहानी बहू, खुशबू तो अच्छी आ रही है। इससे लगता है स्वादिष्ट भी होगा। वसुंधरा जी मुस्कुराते हुए 1 कप चाय उठा लेती हैं और एक सिप लगाते हुए खुश होकर कहती हैं, तुमने तो सच में आज हमें बहुत स्वादिष्ट चाय पिलाया है बहू। 1 मिनट रुको। इतना कह वो अपनी कमर में खोसे बटुए से कुछ रुपए निकालती हैं और उसे रूहानी की तरफ बढ़ाकर कहती हैं, ये लो, हमारी तरफ से तुम्हारी और हम सबकी साथ आज पहली रसोई का नेक। वैसे भी शादी से बेस्ट तुम्हारा कोई रस्म तो हुआ होगा नहीं। खैर, कोई बात नहीं। अब सब आ गए हैं ना, सारा रस्म एक एक कर निभाएंगे। क्यों रुक्मणी? हाँ हाँ जीजी, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। इन सब की बात सुन रूहानी निहाल की तरफ देखने लग जाती है। तभी निहाल सभी से बोलता है, अच्छा बुआ माँ, अब हम दोनों शाम तक आते हैं। इतना कह दोनों खुराना मेंशन से तेजी में बाहर निकल जाते हैं। निहाल कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठते हुए अपना सीट बेल्ट लगाने लगता है। तभी रूहानी भी बिल्कुल उतरे हुए चेहरे के साथ कार की पिछली सीट पर बैठने लगती है। उसे पीछे बैठते देख निहाल उसकी तरफ घूमे बिना बोला, मिस रूहानी, क्या मैं आपका ड्राइवर हूँ? क्या? आप क्या बोल रहे हैं? आप मिस्टर खुराना, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी पत्नी हैं और मैं आपका पति। मैं आपका कोई ड्राइवर नहीं हूँ, तो चुपचाप आकर आगे वाली सीट पर बैठ जाइए। पर क्यों? मुझे आपकी बगल में बैठने का कोई शौक नहीं है। रही बात पति पत्नी बनने का, तो मैं आपकी फैमिली वालों के सामने अच्छे से एक्टिंग कर रही हूँ ना। सोच लीजिए, जब तक आप आकर आगे नहीं बैठेंगी तब तक मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। फिर आपका कॉलेज छूट जाएगा। निहाल के जबरदस्ती वाली बातों को सुनकर पहले से ही इरिटेट रूहानी और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और बिना ज़्यादा बहस किए सीधे आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। निहाल जब देखता है कि रूहानी बिना सीट बेल्ट लगाए बैठे हुए है, तो वो एकदम से अपना सीट बेल्ट खोल उसके करीब बढ़ जाता है। एकाएक रूहानी जब निहाल को अपने इतने करीब महसूस करती है, तो उसकी मानो पूरा शरीर ही अकड़ जाता है और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बिना पलके झपकाए वो निहाल को देखे जा रही होती है, लेकिन निहाल उसके चेहरे को देखे बिना उसके सीट बेल्ट को लगा देता है। वह फिर उसकी आंखों में देखते हुए हल्की आवाज में कहता है, डोंट वरी मिस रूहानी, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई आपका फ़ायदा नहीं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, बस वही लगा रहा था। तो अपनी ये बड़ी बड़ी आंखों को छोटी कर लीजिए। यह बोल निहाल वापस से अपनी सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। लेकिन अचानक निहाल के करीब आने से रूहानी के अंदर जो अजीब सा एहसास उठ चुका था, वो अभी तक उसी उलझन में थी। बस बुत बने सीट पर बैठी खिड़की से बाहर की ओर देखे जा रही थी। लगभग 1 घंटे ड्राइव करने के बाद निहाल कॉलेज के बाहर कार को रोक देता है और कहता है, मिस रूहानी, आपका कॉलेज आ गया है। आप जाकर आराम से कॉलेज अटेंड कीजिए और साथ में फॉर्म भी सबमिट कर दीजिएगा। बाकी शाम 4 बजे मैं आपको वापस पिकअप करूँगा। निहाल की बातों को सुन रूहानी सिर्फ हाँ कहती है और कार से अपना बैग ले बाहर निकल जाती है। क्योंकि वो आज फर्स्ट टाइम जीन्स की जगह सूट पहनी थी, इसीलिए उसे कॉलेज के अंदर जाने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और वो नहीं समझ पा रही थी कि जब उसके दोस्त उससे सवाल करेंगे
कि वो इस गेटअप में क्यों है, तो वो उन्हें क्या जवाब देगी। ऊपर से सारे कॉलेज के स्टूडेंट ने उसे मिस्टर निहाल खुराना की कार से बाहर निकलते देखा है। पता नहीं कौन क्या क्या बोल उसे चिढ़ाएगा। ये सोच वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। रूहानी को कॉलेज के अंदर जाने में बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। वो कॉलेज को घूर घूर कर देख रही थी। जब निहाल का ध्यान उस ओर गया तो वो हल्के हंसते हुए बोला, मिस रूहानी, वो कॉलेज है ना कि कोई शेर जो इतनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रही हो। अब अंदर जाइए। हाँ, मुझे भी पता है वो कॉलेज है। मैं घूर इसलिए नहीं रही हूँ मिस्टर खुराना कि वो शेर है, बल्कि आपने जो मुझे ये ड्रेस पहनाई है ना, उसकी वजह से आज मेरे पूरा कॉलेज में मजाक बनेगा। ये बात सोचकर थोड़ा घबरा रही हूँ। आपका क्या है? आप तो चल दिए। अंदर सभी को फेस तो मुझे ही करना है ना। मेरे सारे दोस्त मजाक बनाएंगे। रूहानी, सबकी फेवरेट, आज एक भारतीय नारी बन गई। हाँ, रूहानी का नाक मुंह चढ़ते देख निहाल बोला। हाँ तो अच्छा ही है ना। तुम क्या भारतीय नहीं हो? हाँ हूँ, पर देखिए मिस रूहानी, अब ज़्यादा सोच विचार किए बगैर अंदर जाइए, मैं निकल रहा हूँ। निहाल इतना कहकर कार स्टार्ट कर देता है और थोड़ा आगे भी बढ़ जाता है। कार को जाते हुए देख रूहानी गुस्से में बड़बड़ाती है। हाँ हाँ, आपको क्या लगेगा इंसल्ट? इंसल्ट तो मेरी होने वाली है ना। अभी इतना कर रूहानी कॉलेज की तरफ पलटी ही थी कि तभी निहाल एकदम से अपनी गाड़ी को धीमा कर खिड़की से अपना चेहरा निकाल कर कहता है, वैसे मेरे हिसाब से मिस रूहानी, आप इन सब कपड़ों में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगती हैं। जैसे ही निहाल ये कहता है, रूहानी एकदम से उसकी तरफ पलट जाती है और बस एकटक निहाल को देखने लग जाती है और निहाल मुस्कुराकर वापस खिड़की से अंदर चला जाता है। फिर कार उसकी नज़रों से कुछ ही मिनटों में ओझल हो जाती है। अरे रूह, यार तुम और इस ड्रेस में। जैसे ही रूहानी अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करती है, एकदम से होश में आ जाती है और बड़बड़ाते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है। अनंत, तुम कैसे हो? रूह, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, पर तुम्हें अचानक ये हो क्या गया है? तुम मेरी रूह ही हो ना? ये क्या पहन लिया तुमने? अनंत, तुम ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें ये सब आराम से बताऊंगी। फिलहाल कॉलेज के अंदर चलो, क्योंकि मुझे फार्म भरना है स्कॉलरशिप का। अच्छा ठीक है, चलो। क्लासरूम। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पर बैठे बस रूहानी को ही घूर कर देख रहे थे और आपस में उसकी बातें भी कर रहे थे। यह सब रूहानी को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। इसीलिए वो अपने गुस्से को और काबू न करते हुए तुरंत उठकर बोल पड़ी, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? यहाँ पर पढ़ने आते हो या कहानी बनाने? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर अब किसी ने मेरे बारे में बातें की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। रूहानी का गुस्सा देख सनाया उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए धीरे से बोली, रूह यार शांत हो जा, अभी राठी सर आने वाले हैं। बेकार में इन लोगों से पंगा मत ले। आज ही कॉलेज आई है और आज ही लड़ना है तुझे। देख सनाया, तुम मुझे रोक मत। मैं क्या बेकार में लड़ रही हूँ? ये लोग देखना क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अच्छा, बाद में बहस कर लेना, फिलहाल बैठ, अभी सर आने वाले हैं। रूहानी सनाया के बार बार कहने पर चुप हो बैठ गई। तभी राठी सर क्लासरूम में आते हुए बोले, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अरे रूहानी, तुम आज इतने दिनों से आप कहाँ थी? कॉलेज में दिखाई नहीं दी आप। वो सर, दरअसल मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गई थी, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाई थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब जब तुम आ गई हो तो आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, जल्दी से उसे भर दो। शाम के 3:30 बजे क्लास ओवर हो जाती है। सारे स्टूडेंट क्लासरूम से निकल बाहर चले जाते हैं, पर रूहानी अभी भी उदास क्लासरूम में ही बैठी हुई होती है और उसके आसपास उसके दोस्त भी उदास बैठे हुए थे। तभी रिया कहती है, रियानी, तुम मिस्टर खुराना की पत्नी हो और ये बात तुमने हम सबसे छिपा कर रखी, पर क्यों? हाँ यार रूह, मुझे भी ये बात जाननी है। आखिर मैं तुम्हारी शादी इतनी बड़ी शख्सियत से कैसे हुई? अगर हुई भी तो तुम ये बात सबसे छिपाना क्यों चाहती थी? अब मैं तुम्हें क्या बताती, जब मुझे ही अपनी शादी के भविष्य का कुछ अता पता नहीं है। हाँ, ये बात सच जरूर है कि मेरी मिस्टर खुराना के साथ शादी हुई थी, पर अगर मैं ये बात तुम लोगों से कह भी देती तो कौन सा तुम लोग मेरी बातों पर यकीन करते, बल्कि उल्टा बोलते कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ तो रूह, अब तुमने हम में से किसी को अपनी शादी पर तो बुलाया नहीं था, तो हमें विश्वास कैसे होता? कब हुई शादी उसका भी कुछ अता पता नहीं। खैर, अब तो तुम मिस्टर खुराना के साथ ही रहती हो ना। वैसे ही इतना हैंडसम बंदा तुम्हें मिल गया, सच में क्या नसीब है तेरा। काश ही वो मेरा दीवाना होता।
रिया निहाल के हैंडसमनेस होने की तारीफ करे जा रही थी, जिससे रूहानी को चिढ़ हो रही थी और एकदम से वो उठकर खड़ी होते हुए बोली, बस कर रिया, अगर वो तुम्हें इतना ही पसंद है ना तो पटा लेना उन्हें, क्योंकि मुझे उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात हम दोनों की शादी की, तो वो भी बस 6 महीने के लिए ही है, क्योंकि उससे पहले कोर्ट हमें डाइवोर्स नहीं देगा। रूहानी चिड़चिड़ी आवाज़ में ये बोल वहाँ से तेजी से निकल गई और कॉलेज से बाहर आ सड़क के किनारे किनारे चलने लगी। उसके दोस्त भी उसके पीछे ही चले जा रहे थे, पर वो रूहानी को इस वक्त और परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए चुपचाप चले जा रहे थे। तभी एक बड़ी सी कार हॉर्न देते हुए कुछ दूरी पर आकर रुक गई। अचानक कार के रुकने की वजह से वो सारे एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। अरे यार, ये किसने कार रोकी है? क्या इसे कार चलाना नहीं आता है? अनंत अभी ये बोल ही रहा था कि तभी रिया एकदम से अपने दोनों हाथों को दिल पर रखते हुए आह भरकर बोली, हाँ अनंत, ये तो मिस्टर निहाल की कार है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हमारे लिए अपनी कार रोकेंगे। ओए रिया की बच्ची, जरा होश में आ जा। वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि रूहानी के लिए रुके हैं, समझी? ओहो सनाया, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हो तो कम से कम मेरा दिल तो मत तोड़ो। तभी निहाल अपनी कार से बाहर निकलते हुए एकदम रेसिंग अंदाज में अपनी आंखों पर से चश्मा उतारते हुए कहता है, हेलो एवरीवन। हाय निहाल सर। वो मैं, रिया तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अपने सामने निहाल को खड़ा देख बस खुशी के मारे मुस्कुराए जा रही थी। लेकिन अनंत समझदारी से बोला, हेलो सर, तुम लोग मुझे सर मत बुलाओ, यू कॉल मी निहाल। पर सर, आई मीन निहाल, आप यहाँ पर रूह को लेने आते हैं क्या? हाँ, इधर से ही जा रहा था तो सोचा मिस रूहानी को भी साथ ही ले लूँ। वैसे वो तुम लोगों के साथ क्यों नहीं चल रही है? वो अकेली क्यों चले जा रही है? दरअसल निहाल, रूह का आज कॉलेज स्टूडेंट से झगड़ा हो गया, इसी वजह से उसका मूड कुछ ऑफ है। वो लोग उसके और आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। ओह अच्छा, चलो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। निहाल इतना कहकर वापस से अपनी कार के अंदर बैठ जाता है और रूहानी के एकदम से करीब जा कार रोक देता है और खिड़की के शीशे को नीचे करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस रूहानी, कार में बैठिए, मुझे पैदल ही जाना है। अभी मेरा मूड बहुत ख़राब है मिस्टर निहाल, तो बेवजह मुझे और इरिटेट मत कीजिए। आप जाइए घर, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। क्यों, कॉलेज में झगड़ा करने की वजह से मूड ऑफ हो रखा है? जैसे ये बात रूहानी सुनती है, वो चलना एकदम से बंद कर देती है और घूरते हुए निहाल को देखकर पूछती है, आपको किसने बताया कि मेरा कॉलेज में झगड़ा हो गया है? आप भूल रही हैं मिस रूहानी कि मैं कौन हूँ। मुझे हर खबर रहती है कि कौन क्या कर रहा है। हाँ हाँ, बस बस, अब ज़्यादा खुद की तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा मिस रूहानी, आप जल्दी से अंदर बैठिए, माँ का कॉल आया था। बुआ माँ हमारा घर पर इंतज़ार कर रही हैं, उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है हम दोनों से। क्या? अब क्या बात करनी है उन्हें? वो तो हमें घर चलकर ही पता लगेगा। फिलहाल चलिए। बुआ माँ की बात सुन रूहानी गाड़ी में बैठ जाती है और कार खुराना मेंशन की तरफ बढ़ जाती है। कार में पूरा खामोशी छाई थी। निहाल कार ड्राइव करने पर ध्यान दिया था और रूहानी बस चुप हो बाहर की तरफ देख रही थी। तभी अचानक से हाईवे के बीचों बीच कार एकदम से ब्रेक मारते हुए रुक जाती है, जिस वजह से दोनों एकदम से आगे की तरफ झुक जाते हैं। ओह, ये क्या हो गया? मुझे भी पता नहीं, एक मिनट रुको, मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। ये अपने आप रुक गया। निहाल ये बोल वापस से गाड़ी स्टार्ट करने लग जाता है, लेकिन तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ये देख रूहानी परेशान हो कहती है, अब ये क्या नई मुसीबत है? सच में आज का दिन ही खराब था। मैं एक बार बाहर देखता हूँ। जैसे ही निहाल इतना बोलकर कार से बाहर निकलता है, कार के पीछे वाले टायर को पंचर हुए देख गुस्से में लात मार बोलता है, ये बीच रास्ते में कार का टायर कैसे पंचर हो गया? क्या टायर पंचर हो गया है? अब हम क्या करेंगे मिस्टर निहाल? यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है जिससे हम हेल्प मांग सकें। यह बोलते बोलते रूहानी भी कार से बाहर आ खड़ी हो जाती है और इरिटेट होते हुए अपने दोनों हाथों को कमर पर रख लेती है। तभी निहाल को दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, तो वो उसको इशारे से रोकने की कोशिश करता है, पर वो कार बिना रुके ही आगे निकल जाती है, जिसे देख रूहानी को हंसी आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मिस रूहानी, इसमें इतना हंसने की क्या ज़रूरत है? क्या आप रोक सकती हैं गाड़ी को? मैंने ट्राई तो किया ना। अब इतने बड़े, इतने फेमस खुराना इंडस्ट्री के मालिक बीच रास्ते में इस तरह गाड़ी रोकेंगे
तो हंसी तो आएगी ही ना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि यह हाईवे है। यहाँ पर किसी के रोकने से कोई गाड़ी नहीं रोकता है, तो बेवजह की कोशिश करना बंद कर दीजिए। तो फिर अब आगे क्या करें? आगे करना क्या है? अब पैदल तो यहाँ से घर जा नहीं सकते हैं, इसलिए यहीं आसपास चलकर देखते हैं कि कोई हेल्प मिल जाए। तो फिर चलिए। रूहानी और निहाल दोनों चल हाईवे से ही कुछ दूरी पर एक कच्चा सड़क था, उसी रास्ते चल पड़ते हैं। मिस्टर निहाल, ये हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखने में तो लग रहा है कि कोई गांव है, पर कोई दिख तो सच में नहीं रहा है। चलिए थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। निहाल अभी ये बोल ही रहा था कि तभी रूहानी की नज़र एक बूढ़ी औरत पर जा पड़ी। उसे देख वो एकदम से एनर्जेटिक होते हुए बोली, मिस्टर निहाल, वहाँ देखिए वो औरत, शायद वो हमारी कुछ हेल्प कर सकती है। जल्दी चलिए। दादी अम्मा, दादी, एक मिनट रुकिए जरा। रूहानी तेजी से उनकी तरफ चलते हुए आवाज़ दिए जा रही थी। उसकी आवाज़ को सुन वो बूढ़ी महिला अपनी कमज़ोर नज़रों से उन दोनों की तरफ देखने लगती है। दादी अम्मा, वो हमारी गाड़ी यहीं हाईवे पर अचानक खराब हो गई है और यहाँ पर हमें दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। शाम भी हो चुकी है, इसीलिए क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ पर कोई गाड़ी ठीक करने वाला है या नहीं? हाँ दादी, अगर इस गांव में कोई मैकेनिक है तो प्लीज हमें बताइए। दोनों की बातों को सुन वो बूढ़ी महिला अपनी डलिया को सर पर से उतारते हुए नीचे रख मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा जी, इस गांव में तो लोग मुश्किल से दूसरों के खेत में काम करके गुजारा करते हैं। ऐसे में यहाँ पर कोई गाड़ी ठीक करने वाला आपको कहाँ से मिलेगा? पर हाँ, यहीं पास में एक दूसरा गांव है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पर आज तो शाम हो गई है और वहाँ जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। रात के समय में उस रास्ते से जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आप दोनों आज रात के लिए इसी गांव में रुक जाइए, कल सुबह सुबह निकल जाइएगा। नहीं नहीं दादी, हम चले जाएंगे। चलिए मिस रूहानी, निहाल ये बोल आगे बढ़ने लगा। तभी रूहानी गुस्से से बोली, ओह हेलो मिस्टर खुराना, जरा रुकिए। आपको अगर अपनी जान जोखिम में डालने का शौक है तो आराम से जाइए, पर मैं नहीं जाने वाली हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। मैं जा रही हूँ दादी अम्मा के साथ। पर मिस रूहानी, हमें रात तक घर पहुँचना होगा। हम इस तरह अनजान जगह पर कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते हैं? अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कल ही जाऊंगी, अभी नहीं। रूहानी के बार बार जिद करने पर निहाल को उसकी बात माननी पड़ी और वो अपनी बहुओं को रगड़ते हुए बोला, अब आपसे बहस करने से अच्छा है कि मैं यहीं रुक जाऊं। अब चलिए। निहाल और रूहानी दोनों उस बूढ़ी महिला के साथ चल दिए। बूढ़ी महिला की झोपड़ी। आ जाओ बेटा, यह हमारी छोटी सी झोपड़ी है। वैसे तो आप लोगों को यहाँ पर रहने में बहुत दिक्कत होगी, पर आज रात के लिए आप यहाँ रुक जाइए। नहीं नहीं दादी अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका घर भले ही छोटा है पर बहुत ही सुंदर है। क्यों मिस्टर निहाल? रूहानी है बोल निहाल की तरफ देखने लगती है और अपनी आंखें बड़ी करते हुए कुछ इशारा करती है, जिस पर निहाल भी हामी भर देता है। अच्छा बेटा, आप दोनों इस कमरे में आराम करो, हम अभी आते हैं। उस महिला के जाने के बाद रूहानी और निहाल दोनों उस टूटे कमरे के अंदर घुस जाते हैं। कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। ऊपर से नीचे मिट्टी का जमीन होने की वजह से चारों तरफ चींटी और कीड़े घूम रहे थे। ये सब नज़ारा देख निहाल रूहानी को ताने मारते हुए बोला, और रुकिए, आपकी वजह से मुझे भी इस जगह पर रुकना पड़ रहा है। मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। ओ गॉड। हाँ हाँ, आप जैसे महलों में रहने वाले लोगों को तो इस झोपड़ी में घुटन होगी ही ना। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके सर पर झोपड़ी तक नहीं है? हाँ, पर आप जैसे लोगों को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी ज़िंदगी ऐसो आराम से बीत रही है, फिर दूसरे का क्यों सोचें? रूहानी ये बोलते हुए थोड़ा उदास हो गई और फिर चुपचाप जाकर खटिया पर बैठ जाती है। निहाल उसके आगे कुछ नहीं बोल पाता है और वो भी धीरे धीरे चलकर खटिया के पास आ जाता है और रूहानी के बगल में जाकर बैठ जाता है और कहता है, मेरे कहने का ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था मिस रूहानी। निहाल आगे कुछ और बोलता, उससे पहले ही रूहानी की नज़र एकदम से अपनी ओर तेजी में चलकर आ रहे काकरोच पर जा पड़ी। उसे देखते ही उसके अंदर जो घबराहट की लहर दौड़ती है वो समझ नहीं पाती और एकदम से चिल्लाकर बगल में बैठे निहाल के सीने से पूरी तरह चिपक जाती है। अपनी आंखें बंद किए दोनों हाथों से कसकर निहाल को पकड़े हुए
रूहानी बस चिल्लाए जा रही थी। लेकिन अचानक से अपने इतने करीब रूहानी को महसूस कर निहाल पूरी तरह से सन्न रह जाता है। उसके पूरे शरीर में एक अलग ही कंपन उठ जाता है। एकदम से अचानक से निहाल रूहानी को अपने इतने करीब महसूस कर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर वो रूहानी को कुछ नहीं कह पाता और उसके हाथ खुद ब खुद रूहानी को अपनी बाहों में भरने के लिए उठ जाते हैं। मिस रूहानी, क्या हुआ? आप इतना डर क्यों रही हैं? मिस्टर निहाल, वो कॉकरोच मेरी तरफ आ रहा है, प्लीज भगाइए उसे। प्लीज मिस्टर निहाल। रूहानी जिस तरह से डर रही थी मानो उसने अपने सामने कोई भूखा शेर देख लिया हो, और यह बात जानकर कि वो महज छोटे से कॉकरोच से डर रही थी, निहाल को उस पर हंसी आ गई और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मिस्टर निहाल, मैं यहाँ डरे जा रही हूँ और आपको हंसी सूझ रही है। प्लीज मुझ पर बाद में हंस लीजिएगा, पहले उसे भगा दीजिए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। प्लीज मिस्टर निहाल। अच्छा अच्छा, अब आप डरना बंद कीजिए, मैं भगा रहा हूँ उसे। आप पहले मुझे छोड़िए, तभी तो मैं उसे यहाँ से भगा पाऊंगा। जैसे ही रूहानी यह बात सुनती है, एकदम से निहाल के सीने से हट जाती है और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोलती है, वो मैं तो, प्लीज आप भगाइए उसे। निहाल भी जल्दी से खटिया पर से उठकर खड़ा हो जाता है और कॉकरोच के सामने जाकर उसे धीरे धीरे जाने का इशारा करने लगता है, पर उसके इशारे करने पर भी कॉकरोच उसकी तरफ ही बढ़े चले जा रहा था। मिस्टर निहाल, वो कोई आपकी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है जो आपकी बात सुनेगा और मानेगा भी। वो उड़ता है, प्लीज उसे मार दीजिए। अरे उसने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मैं उसे मारूं? वो चला जाएगा, आप शांत रहिए। निहाल ये बोलते बोलते धीरे धीरे उस कॉकरोच के करीब बढ़े जा रहा था, पर अचानक ही वो कॉकरोच और निहाल के जूते पर बैठ गया, जिसे देख निहाल खुद इतना जोर से घबरा गया कि एकदम से बैलेंस खो रूहानी के ऊपर खटिया पर गिर गया। निहाल इतनी जोर से गिरा कि उसका चेहरा रूहानी के चेहरे से जा मिला और पूरा शरीर एक दूसरे में लिपट गया। निहाल धीरे से अपना चेहरा थोड़ा ऊपर करता है तो उसके सामने रूहानी की दो खूबसूरत आंखों के जोड़े होते हैं। वो उसकी आंखों में मानो खोसा जाता है और बस बेसुधो रूहानी को देखने लग जाता है। रूहानी की भी दिल की धड़कन जोर जोर धड़कना शुरू कर देती है और उसके हाथ खटिया की रस्सी को पकड़ अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। चाहे वो कितना ही क्यों ना मान ले कि उसे निहाल से कोई मतलब नहीं है और ना ही उसकी पत्नी बनने का उसे कोई शौक है, पर असलियत तो यह थी कि जब भी निहाल की मौजूदगी उसके पास होती थी तो उसके अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ उठती थी, जिसे वो खुद भी नहीं संभाल पाती थी। इस वक्त भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। रूहानी के होंठ एकदम खामोश थे और उन दोनों की आंखें बस एक दूसरे को देखे जा रही थी। तभी आहिस्ते आहिस्ते निहाल के होंठ रूहानी के गुलाब भरे रस जैसे होठों की तरफ बढ़ने लगे। उस पल में दोनों को इस बात का एहसास नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, बस दोनों एक दूसरे में डूब जाना चाहते थे। निहाल अभी रूहानी के होठों को चूमता उससे पहले ही उसके पैंट की जेब में रखा सेल फोन बज उठता है। अचानक से रिंग की आवाज़ सुनते ही दोनों अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं, जहाँ पर कई बंधन थे और कई मनमुटाव। निहाल तुरंत रूहानी के ऊपर से उठते हुए बोला, सॉरी, वो मेरा बैलेंस बिगड़ गया था, इसीलिए ये सब। कोई बात नहीं, आपका कॉल आ रहा है, उठाइए। ओह हाँ, बुआ माँ का कॉल है। इतना कहते हुए निहाल तुरंत कॉल रिसीव करते हुए बोला, हाँ बुआ माँ, हम घर ही आ रहे थे, पर रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए आज तो हम घर नहीं पहुँच सकते। अब सुबह ही आप आएंगे घर। क्या? पर कैसे निहाल बेटा? हमें तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी थी, तुम दोनों से। खैर, बात हम कल कर लेंगे, लेकिन अभी तुम अपना और रूहानी का ख्याल रखना। आजकल का युग जमाना कुछ ठीक नहीं है, तो थोड़ा संभल कर रहना। हाँ हाँ बुआ माँ, मैं अपना और मिस रूहानी दोनों का ख्याल रखूँगा। हम बिल्कुल ठीक हैं, तो आप हमारी फिक्र मत कीजिए और आराम कीजिए। चलिए अभी रखता हूँ फ़ोन, प्रणाम। ठीक है बेटा। फ़ोन कट होते ही रूहानी, जो इतने टाइम से बात समझने की कोशिश कर रही थी, पूछी, मिस्टर निहाल, क्या बोल रही थी बुआ माँ? वो हम दोनों के बारे में फिक्र कर रही थी, बस इसीलिए बोली हमें अपना ध्यान रखने को। अच्छा अच्छा, मिस्टर निहाल आप यहीं बैठिए, मैं जाकर दादी अम्मा से पूछती हूँ कि क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा। वैसे भी शाम से भूख लगी है और अभी तक कुछ खाने को भी नहीं मिला है। जैसे रूहानी उस झोपड़ी वाले कमरे से बाहर जाने लगी, तभी एकदम से उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई तो था कमरे के बाहर,
तभी वो धीरे से बोली, मिस्टर खुराना, मुझे लग रहा है कि कोई तो बाहर था अभी, जो हम पर नज़र रखे हुए थे। वाट, क्या बोल रही हैं आप मिस रूहानी? इस जगह हमें कोई जानता भी नहीं है और आप बोल रही हैं कि कोई हम पर नज़र रख रहा है। और ज़रा आप मुझे समझाएंगी कि वो हम पर नज़र किस खुशी में रख रहा है? मिस्टर निहाल, आप मेरी बात को मान क्यों नहीं रहे हैं? मैं सच बोल रही हूँ। कोई तो हमारी बातों को सुन रहा था। मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, जाकर देख लेते हैं कौन ऐसा इंसान है जो हमें जानता है और हम पर नज़रें रखे हुए है। निहाल इतना बोल तेजी से दरवाजे के बाहर जाकर इधर उधर नज़रें घुमा घुमा कर देखने लगा। जब उसे दूर तक कोई भी नज़र नहीं आया तो वापस से रूहानी की तरफ घूरते हुए बोला, तो मिस रूहानी, आपके हिसाब से यहाँ पर कोई छिपा हुआ था? आप जरा खुद ही बाहर आकर नज़रें घुमाइए। अगर कोई था अभी यहाँ, तो अभी अभी वो गायब कैसे हो गया? उसे तो यहीं पर होना चाहिए था ना। पर मुझे तो यहाँ दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा है। रूहानी तेजी से दौड़ते हुए बाहर आकर देखने लगी, पर जब उसे भी बाहर कोई नजर नहीं आया तो वो निराशा भरी आवाज में बोली, मैं जानती हूँ मिस्टर निहाल कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर मैं सच बोल रही हूँ। कोई तो था यहाँ और जो हमें छिप कर देख रहा था। बाकी माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है। मैं जा रही हूँ कुछ खाने का इंतजाम करने। रूहानी उदास हो इतना कहती है और उस बूढ़ी महिला को ढूंढने आगे बढ़ जाती है। कुछ देर के बाद वो एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ा सा आलू का चोखा लेकर कमरे की तरफ वापस लौटने लगती है। उस वक्त भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एकदम से रुक जाती है और झट से पीछे की तरफ पलटकर देखने लग जाती है, पर उसे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है भोलेनाथ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हम पर नज़र रखे हुए है? कहीं मिस्टर निहाल सही ही तो नहीं बोल रहे थे? ये सब मेरा भ्रम है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? छोड़ रूहानी, ये सब अपने दिमाग से निकाल। अभी तुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए तुम्हारा दिमाग अलग अलग ही चीज़ें महसूस कर रहा है। रूहानी खुद में यह सब बड़बड़ा तेजी से कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो सीधे कमरे में आते हुए खटिए पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर पहले से ही निहाल बैठे हुए परेशान हो रहा था। मिस्टर निहाल, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, तो मैं खा रही हूँ। अगर आपको भी भूख लगी है तो आप भी खा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। इतना कर रूहानी एकदम भुक्कड़ की तरह उस रोटी और चोखा पर टूट पड़ी। निहाल रूहानी को बस देखे जा रहा था और उसे देख देख हैरान हुए जा रहा था। क्या लड़की है ये मिस रूहानी? मतलब ये इस रोटी को भी इतनी खुशी से खा रही है, जैसे कि इसे किसी होटल का सबसे महंगा रेसिपी मिल गया हो। सच में बहुत कम चीज़ों में ही ये खुश हो जाती है। मिस्टर निहाल, मुझे ऐसे मत घूरिए। अगर आपको भी खाना है तो आप खा सकते हो, पर मेरे खाने पर नज़र मत लगाइए। वैसे भूख तो लगी है मुझे भी, पर मैं ये सब पहले कभी भी नहीं खाया है। अरे, ये सब का क्या मतलब है? मिस्टर निहाल, आपको पता नहीं है रोटी और आलू के चोखे को खाने में क्या मज़ा आता है? मैं सच बता रही हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। एक काम कीजिए, आप एक बाइट खाकर देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ। इतना कह रूहानी निहाल को बिना कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही झट से एक निवाला उठाकर उसके मुंह में डाल देती है। इस तरह अचानक से निहाल रूहानी का ये रूप देख थोड़ा स्तब्ध रह जाता है। क्या हुआ मिस्टर निहाल, बताइए कैसा लगा आपको? अच्छा है सच में। फिर दोनों उस रोटी और आलू के चोखे को खाने लग जाते हैं। खाना खत्म करने के बाद निहाल थोड़ा गंभीर हो बोलता है, मिस रोहानी, आप इस खटिया पर सो जाइए। मैं बाहर कुछ वक्त घूम फिर कर आता हूँ। क्यों? ताकि मैं इस कमरे में अकेली रहूं और कोई आकर मुझे मार डाले? कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। चुपचाप यहीं बैठिए। एक काम कीजिए, आप मेरे दुपट्टे को ज़मीन पर बिछाकर सो जाइए। क्या? मैं नीचे सोऊं? आपके लिए? आपका दिमाग तो ठीक है ना मिस रूहानी? बिल्कुल ठीक है मिस्टर खुराना, मेरा दिमाग। मैं बस अपना सेफ्टी रख रही हूँ। बस आप यहीं और रहिएगा। इतना कहकर रूहानी झट से खटिया पर एक करवट डाल सोने लगती है। तभी निहाल कहता है, आपकी सेफ्टी? और अगर कहीं रात में मैंने आपके साथ कुछ कर दिया तो? जैसे ही निहाल बोलता है कि अगर रात में मैंने कहीं उसके साथ कुछ कर दिया तो, रूहानी जो सोने के लिए आंखें बंद कर ली थी झट से खोल लेती है और उठकर खटिया पर बैठते हुए लड़खड़ाते हुए आवाज में पूछती है, रात में कुछ हो जाएगा मतलब क्या है आपका?
देखिए मिस्टर खुराना, आप मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी डील सिर्फ 6 महीने पति पत्नी बनने का नाटक करने की हुई है, तो बेहतर होगा कि आप उस बात को अच्छी तरह याद रखें। हाँ हाँ मिस रूहानी, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। अब जब हम पति पत्नी हैं तो इस वक्त मुझे वो सब करने की आज़ादी है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। क्यों? निहाल मनीमन रूहानी की शक्ल देखकर मुस्कुराया जा रहा था और उसके साथ थोड़ा और मस्ती करने के लिए खटिया की तरफ बढ़े चले जा रहा था, जिस वजह से रूहानी की दिल की धड़कनें और तेज हुई जा रही थी। मिस्टर निहाल, देखिए आप रुक जाइए। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं? मुझे कराटे आते हैं और अगर आप मेरी तरफ आने की कोशिश किए तो मैं आपको मार दूंगी। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको कराटे आते हैं, पर शायद आप भूल रही हैं मिस रूहानी कि उस रात मैं आपके कितने करीब था, लेकिन उस वक्त तो आपके हाथ पैर नहीं चले थे। तो फिर क्या आज आप में उतनी हिम्मत है जो आप मुझे कराटे में हराएंगी? निहाल बातें बनाते हुए रूहानी के एकदम पास जा खड़ा हो जाता है और रूहानी की तरफ थोड़ा झुकते हुए अपने चेहरे पर एक डेविल तरह की स्माइल ले आता है, जिसे देखकर रूहानी अंदर से एकदम से घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी अचानक से वो खटिया पर ही उठकर खड़ा हो जाती है और निहाल को अपने दोनों हाथों से सीने पर मारने लगती है। आपको क्या लगता है कि मैं अकेली हूँ तो आप मेरे साथ कुछ भी कर लेंगे? अभी बताती हूँ मैं आपको मिस्टर खुराना। इतना कर रूहानी मारे जा रही थी। उसके मार से निहाल को चोट लग रही थी, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए बार बार रूहानी से बोले जा रहा था, मिस रूहानी, मैं बस मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। आप, मुझे चोट लग रही है, आप अपना हाथ रोकिए। पर रूहानी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, बस निहाल पर हमला करने में लगी हुई थी। जब निहाल ने नोटिस किया कि उसके मजाक की वजह से रूहानी कुछ ज़्यादा ही घबरा गई है, तो वो रूहानी को शांत करने के लिए एकदम से उसके दोनों हाथों की कलाई को अपने हाथों से पकड़ लेता है और जैसे ही रूहानी अपना हाथ खींचती है, निहाल लड़खड़ाकर रूहानी के ऊपर ही जा गिरता है। रूहानी खटिया पर और उसके ऊपर निहाल दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। रूहानी के लाल चेहरे को देख निहाल बस उसे ही देखता रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अचानक मिस रूहानी के साथ वक्त बिताना अच्छा कब से लगने लगा। उसकी शादी सिर्फ डील भर थी, उसके बाद भी वो मिस रूहानी के लिए कुछ अलग क्यों महसूस करने लगा था। रूहानी भी काफ़ी देर से खामोश बस निहाल के चेहरे को घूरे जा रही थी। जब उसने नोटिस किया कि निहाल उसे ही देखे जा रहा है, तो उसने धीरे से बोला, मिस्टर खुराना। उसकी आवाज़ सुनते ही निहाल एकदम से अपने सेंस में वापस लौट आता है और गंभीर आवाज़ में कहता है, मिस रूहानी, मैं आपके साथ बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। बाकी मेरा आपके साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने का कोई इरादा नहीं है। वो तो बस आप थोड़ा डर रही थी तो मुझे मज़ा आ रहा था। और एक बात, मैं उस तरह का इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ जो किसी लड़की की इंसल्ट करे। अच्छा, तो क्या आप भूल गए मिस्टर खुराना कि जब तक ये बात आपको पता नहीं थी कि मैं ही आपकी नाम वाली पत्नी हूँ, उस वक्त तक आप मेरे साथ कैसे पेश आया करते थे? अभी कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हैं आप। मैं मानता हूँ मिस रूहानी, पर उस समय सिर्फ गलती मेरी ही नहीं थी। आप सामने से मुझे हर बार गुस्सा करने की वजह दे देती थी, तो फिर मैं क्या करता? खैर वो पुरानी बातें हैं। अभी आप सो जाइए, मैं नीचे बैठता हूँ। निहाल इतना कहकर रूहानी के ऊपर से संभल कर खड़ा हो वहां से जाने के लिए मुड़ा। तभी रूहानी को वापस से दरवाजे के पास किसी के छिपे होने का एहसास हुआ और जैसे उसे ऐसा लगा, वो घबराकर तुरंत निहाल के हाथ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है। क्या हुआ मिस रूहानी? आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे इस कमरे में अकेले नींद नहीं आएगी। पता नहीं, पर मुझे रह रहकर ऐसा फील हो रहा है कि कोई है हमारे आसपास। यह सब बस आपका वहम है। आप सो जाइए। लगता है दिन भर कुछ ज़्यादा ही थक गई हैं। सो जाइए। नहीं, मैं नहीं रहूँगी अकेले इस कमरे में। आप यहीं पर बैठिए, मैं भी बैठकर ही रात काट लूँगी। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है मिस रूहानी, मैं यहीं बैठता हूँ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर निहाल वहीं खटिया के एक सिरे पर बैठ जाता है और अपने मोबाइल में कुछ देखने लगता है। तभी रूहानी भी दूसरे सिरे पर बैठी मोबाइल में रील्स देखने लगी और कुछ देर तक ऐसे ही रील्स देखते देखते उसे नींद आ गई और वो झपकी मारते हुए नीचे ही गिरने वाली थी कि तभी निहाल तुरंत अपना हाथ रूहानी की तरफ कर देता है।
जिससे रूहानी गिरते गिरते बच जाती है। उसके बाद निहाल आराम से रूहानी के सर को अपने कंधे पर रख खुद बैठे रह जाता है। पूरी रात तक निहाल एक ही पोजीशन में बैठे रहा ताकि रूहानी की नींद ना खराब हो जाए। सुबह के लगभग 6 बज चुके थे। रात भर जगने की वजह से अब जाकर निहाल की भी आंख लगने लगी थी, लेकिन वो 6 बजकर भी नहीं सो रहा था। तभी रूहानी एकदम से अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंख खोलती है और उबासी ले जैसे ही वो अपनी नज़र थोड़ा ऊपर की ओर उठाती है, तभी वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और अपने सर को निहाल के कंधे पर से उठा दूर कर लेती है। हे भगवान, मैं रात भर मिस्टर निहाल के कंधे पर सर रखकर सोती रही। इन्होंने मुझे जगाया क्यों नहीं? लगता है ये रात भर मेरी वजह से इसी तरह जगे हुए बैठे थे, इसीलिए इन्हें झपकी आ रही थी। मैं क्या करूं, इन्हें उठा दूं? तभी रूहानी नोटिस करती है कि निहाल की आंखों पर सीधे सूरज की रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उसे दिक्कत हो रही थी। यह नोटिस करते ही रूहानी झट से अपने हाथों को निहाल की आंखों के सामने कर देती है, जिससे निहाल के चेहरे पर सुकून दिखाई दे जाता है। सोते हुए इंसान कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, लेकिन रिया ने कहा तो सच ही था कि मिस्टर निहाल कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है। तभी तो लड़कियां इनके आगे पीछे चक्कर काटती रहती हैं। पर मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले ये हैंडसम है, पर मैं इनसे प्यार थोड़ी ना करती हूँ। ये अपनी ज़िंदगी में जिसे चाहे शामिल करें, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रूहानी धीरे धीरे खुद में बड़बड़ा ही रही थी कि तभी निहाल की आंखें खुल जाती हैं और वो बोल पड़ता है, आपकी नींद पूरी हो गई मिस रूहानी। हाँ, वो मेरी वजह से आप सारी रात नहीं सोए और मैंने आपके कंधे पर सर रखा, उसके लिए सॉरी। वो पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। कोई बात नहीं। अब चलिए, हमें घर के लिए निकलना है और घर पर आपके लिए कुछ इंतजाम भी किया है मैंने। मेरे लिए? पर मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर वो आपको घर जाकर पता लग जाएगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, सुबह भी हो गई है। ठीक है, मैं दादी अम्मा को बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं। कार में निहाल कार ड्राइव कर रहा था और रूहानी बस चुपचाप बैठे खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। तभी निहाल ने गाना बजा दिया। उसे कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, उतनी खामोशी। जैसे ही गाना बजा, उसके कुछ बोल सुनते ही रूहानी और निहाल दोनों शर्म से लाल होने लगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने से भी कतरा रहे थे। गाने का बोल इस तरह था, अभी लबों को लबों ने छुआ नहीं, अरमा कोई पूरा हुआ नहीं। अभी आस का गुलशन खिलना है, अभी दो जिस्मों को मिलना है। इतना रोमांस भरा गाना सुन निहाल झट से गाने को ही बंद कर देता है। उसके बाद धीरे से बोलता है, सॉरी, वो मुझे पता नहीं था यह गाना बज जाएगा। हाँ, रूहानी बस इतना ही बोल पाई। पुराना मेंशन कार मेंशन के बाहर आ पहुंची और दोनों गाड़ी से बाहर निकल घर की तरफ बढ़ने लगे। तभी निहाल कहता है, मिस रूहानी, अभी जब बुआ माँ आपसे पूछेंगी कि आपका ऑफिस का काम पूरा हो गया, तो आप उन्हें सिर्फ हाँ बोल देना, बाकी का मैं संभाल लूँगा। जैसे ही रूहानी और निहाल मेंशन के अंदर आए, हॉल में बैठी बुआ माँ की नज़र सीधी उन दोनों पर चली गई और वो उन्हें देखते ही झट से खड़ी हो उनकी तरफ बढ़ जाती हैं। निहाल बेटा, रूहानी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? और बेटा, तुम्हारी गाड़ी कैसे खराब हो गई बीच रास्ते में? हाँ बुआ माँ, हम दोनों बिल्कुल ही ठीक हैं और आपके सामने भी हैं। वो शायद सड़क पर कुछ था, इसी वजह से कार का टायर पंचर हो गया और हमें रात भर वहीं पास के गांव में रुकना पड़ा था। अच्छा ठीक है, तुम दोनों रात भर कैसे रहे होगे? जाओ, जाकर पहले जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक हम तुम दोनों के लिए नाश्ते का इंतजाम करवाते हैं। ठीक है बुआ माँ, उतना कह दोनों ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तभी अचानक से बुआ माँ पीछे से टोकते हुए बोली, अच्छा रूहानी बहू, तुमने पेपर्स तो साइन कर दिए थे ना? अब तुम्हें वापस से निहाल के साथ ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? इतना सुनते ही रूहानी एकदम से निहाल की तरफ थोड़ी हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। फिर बोली, हाँ बुआ माँ, वो तो कल ही हो गया था। अब मुझे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। नाश्ता करने के बाद तुम्हें हम सबके लिए दोपहर का खाना भी बनाना है। आखिर हमें भी तो पता लगे कि हमारी बहू खाना कैसा बनाती है। हमें बड़े दिनों से मशरूम की सब्जी और कचौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। तो क्या आज तुम हम सबके लिए बना दोगी? आता है ना तुम्हें यह सब बनाने के लिए? या फिर? आने के साथ ही बुआ माँ की डिमांड सुन रूहानी को मानो गुस्सा आ गया। वो मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। ये बात निहाल भी अच्छी तरह समझ रहा था कि रूहानी कितने गुस्से में है। इसीलिए वो बात को संभालते हुए बोला, हाँ बुआ माँ, क्यों नहीं बनाएंगी, इन्हें सब कुछ आता है।
अच्छा, अभी हम फ्रेश होकर आते हैं। निहाल इतना कह जल्दी से रूहानी की कलाई पकड़ता है और उसे अपने साथ ऊपर लेकर चला जाता है। रूहानी बस निहाल को ही देखती रह जाती है। बेडरूम। मिस्टर निहाल, छोड़िए हमारा हाथ। आपने बाहर मेरा हाथ क्यों पकड़ा? रूहानी बाहर अपने गुस्से को निकाल नहीं पाई, इसीलिए कमरे में आने के साथ ही निहाल पर बेवजह फट गई। मिस रूहानी, मैं सिर्फ आपको यहाँ लाने के लिए आपके हाथ पकड़े थे। आप कुछ गलत मत समझिए। हाँ तो मुंह से भी बोल सकते थे ना, इसमें मुझे टच करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, मैं आपको लास्ट टाइम बता रही हूँ, मुझसे जितना हो सके दूर रहिए। बस ये 6 महीने बीत जाएं किसी तरह, फिर मैं हमेशा के लिए इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद हो जाऊंगी। इस वक्त चूंकि रूहानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, इसी वजह से जो मुंह में आए जा रहा था बस बोले जा रही थी। उसकी बातों को पहले निहाल बहुत नज़रअंदाज करने की कोशिश किया, पर जब उससे रहा नहीं गया तो वो भी बोल पड़ा। बस बहुत हुआ मिस रूहानी, अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप जो चाहें मुझसे बोल सकती हैं। मैं बता चुका हूँ कि मैंने सिर्फ आपका हाथ इसीलिए पकड़ा ताकि मैं आपको यहाँ ला सकूँ, क्योंकि मैं जानता था कि बुआ माँ की फरमाइश सुन आपको उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और अगर मैं आपको वहाँ से नहीं लाता तो आप उन पर बरस पड़ती, जो कि सही नहीं होता। निहाल इतना कह सीधे कमरे से बिना फ्रेश हुए ही निकलकर बाहर चला जाता है, और रूहानी एकदम हैरान हुए अपनी जगह पर बस बुत बने खड़ी रह जाती है। किचन। रूहानी फ्रेश होकर कमरे से किचन में चली जाती है और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। उसने पहले कभी कुछ बनाया नहीं था, पर वो यूट्यूब पर वीडियो देखकर आज खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह से वीडियो में जो जो बताया जा रहा था वो भी बिल्कुल उसी तरह काम कर रही थी। और चूंकि आज वो निहाल पर बेवजह गुस्सा हो गई थी, उसे काफ़ी कुछ सुना बैठी थी, इसी बात का उसे बहुत अफसोस हो रहा था। उसके मन में वो सारे सब घूमे चले जा रहे थे जो उसने निहाल को गुस्से में बोल दिया था। इधर गैस पर चढ़ा मशरूम बॉयल हो उबल कर नीचे गिर रहा था, पर उसका ध्यान इस तरफ था ही नहीं। तभी एकदम से तेजी से चलते हुए निहाल वहां पर पहुंच जाता है और एकदम से धीमी आवाज में रूहानी को गुस्से में ही बोलता है, मिस रूहानी, आपका ध्यान किधर है? निहाल की आवाज़ सुनते ही रूहानी एकदम से हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखने लग जाती है। क्या हुआ? जैसे ही रूहानी निहाल की आवाज़ सुनती है वो झट से सामने देखने लग जाती है। मिस रूहानी, ध्यान कहाँ है आपका? अभी मैंने नहीं देखा होता तो आपका पूरा हाथ जल चुका होता। वो मिस्टर खुराना, मैं बस कुछ सोच रही थी। रूहानी बिना किसी भाव के बोली, हाँ तो थोड़ा ध्यान रखकर यह सब काम किया कीजिए। निहाल इतना कर वापस से किचन के बाहर जाने के लिए मुड़ गया। वो अपने हाथों में मोबाइल लिए उसमें कुछ देखते हुए बाहर जा रहा था। उसे बाहर की तरफ जाते हुए देख रूहानी को बहुत बुरा लग रहा था। सो उससे बात करना चाहती थी। आज जिस तरह से उसने उसके साथ बिहेव किया उसके लिए सॉरी कहना चाह रही थी, पर वो चाह कर भी निहाल को रोक नहीं पा रही थी। बस वहीं खड़े उसे जाते हुए देख रही थी। तभी गलती से इस बार उसका हाथ गरम कढ़ाई से सट गया, जिस वजह से वो एकदम से दर्द से करा उठी। हाँ, उसकी आवाज़ सुनते ही निहाल पीछे पलट कर देखता है, और जब रूहानी को अपना उंगली फूंकते देखता है तो दौड़कर उसके पास जा उसका हाथ पकड़ देखने लग जाता है। मैंने आपको अभी समझाया था मिस रूहानी, पर आपको तो मेरी कोई बात सुननी नहीं होती है ना। आखिर में आप ऐसा भी क्या सोच रही हैं जो आपका ध्यान 1 मिनट में उस तरफ चला जाता है? देखिए कितनी ज़्यादा जल गई हैं। अब 1 मिनट रुकिए, मैं इस पर बर्फ से सिकाई कर देता हूँ, उससे कुछ राहत मिल जाएगी। निहाल जैसे ही फ्रिज की तरफ बर्फ का टुकड़ा लेने जाने लगा, रूहानी से और नहीं रहा गया। वो झट से अपने जली उंगलियों से ही अपने दोनों कान को पकड़ बोलती है, मिस्टर निहाल, आई एम सॉरी। ये आप क्या कर रही हैं मिस रूहानी? आपकी उंगली बहुत ज़्यादा जल गई है, उसे इस तरह मोड़िए मत, वरना ज़्यादा तकलीफ होगी। प्लीज़ मिस्टर खुराना, मेरी इतनी फिक्र करना बंद कीजिए, मुझे और गिल्ट फील मत करवाइए। और पहले आप मुझे बोलिए कि आज कमरे में मैंने जो आपको वो सब बोला उसके लिए आपने मुझे माफ़ कर दिया, वरना मैं दिन भर चैन से नहीं रह पाऊंगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था मिस्टर निहार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मिस रानी, पहले आप अपने कान छोड़िए, हम कोई बच्चे नहीं हैं जो आप इस तरह से सॉरी बोल रही हैं। और हाँ, उस बात को मैं भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। फिलहाल अपनी चोट पर थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि ये ज़्यादा ना बड़ा बने। और हाँ, आपके हाथ में चोट लग गई है
तो अब सारा काम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगी। इसीलिए मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। पर हाँ, यह बात हम दोनों के बीच तक ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर बुआ माँ या फिर माँ को इस बात का पता चलेगा तो वो आपको उल्टा सीधा सुना देंगी। इसीलिए यह बात उनके सामने मत बोलिएगा। निहाल इतना कह पहले तो रूहानी की उंगली पर बर्फ के टुकड़े को लगाता है और फिर खाना बनाने में उसकी हेल्प करने लगता है। रूहानी को आज से पहले किसी ने इतना स्पेशल फील नहीं कराया था। जब उसके पापा जिंदा थे तो वो रूहानी को प्यार करते थे, उसका ख्याल रखते थे, पर उनके जाने के बाद कभी किसी ने इस तरह से केयर नहीं किया। पर आज निहाल का इस तरह केयर करना रूहानी को अंदर से बेहतर महसूस करवा गया। वो खुद में बोली, क्या ये मिस्टर निहाल खुराना है जिन्हें अपनी शादी तक याद नहीं थी? क्या ये सच में इतने अच्छे इंसान है, या फिर अगर ये अच्छे थे तो फिर ये हमारी शादी को उस वक्त समय क्यों नहीं देना चाहते थे? क्या यह सब मेरे मन का वहम है? रूहानी खड़ी खड़ी निहाल को देख मन ही मन कई तरह के सवाल खुद में किए जा रही थी। तभी निहाल बोला, मिस रूहानी, ऑलमोस्ट सारा काम डन हो चुका है। अब बस कुछ काम बाकी है। चूंकि अब मैं यहाँ रुका तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 11 बजने वाले हैं और मेरे हिसाब से माँ किचन में आ ही रही होंगी, ये देखने कि खाना बनकर तैयार हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। निहाल अपने हाथ झाड़ते हुए किचन से तेजी से निकल गया। उसके जाते ही रूहानी जो बचा हुआ काम था उसे करने में जुट गई। उसे मशरूम की सब्जी की सुगंध बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसीलिए उससे अब और रहा नहीं गया। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर खुराना को इतना टेस्टी खाना बनाना भी आता है। नॉट बैड। वैसे इस सब्जी का सुगंध इतना आ रहा है कि मन करता है कि जरा सा चख लूं। एक बार चख ही लेती हूँ, कम से कम पता तो चल जाएगा कि यह सच में अच्छा बना भी है या सिर्फ सुगंध ही अच्छा है। इतना सोच रूहानी कढ़ाई पर से ढक्कन हटाती है और एक चम्मच में जरा सा सब्जी उठाकर उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगती है। जैसे उसे लगता है कि सब्जी अब ठंडी हो चुकी है, वो उसे अपने मुंह में ही डालने वाली होती है कि तभी किचन के दरवाजे पर खड़ी बुआ माँ गुस्से में जोर से गरज कर बोली, रूहानी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये करने की? जैसे ही रूहानी बुआ माँ की आवाज़ सुनती है, उसकी दोनों आंख एकदम घबराहट के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं और चम्मच भी हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है। तब तक बाकी के सारे घर वाले भी तेजी में चलते हुए किचन आ पहुँचते हैं। क्या हुआ बुआ माँ, आप इतनी गुस्से में क्यों लग रही हैं? रुक्मणी जी आश्चर्य से पूछी, जिस पर वसुंधरा जी रूहानी की तरफ बढ़ते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं और गुस्से में कहती हैं, रूहानी, क्या तुम्हारे माँ बाप ने यह बात तुम्हें नहीं सिखाई कि ससुराल में इस तरह से बड़ों के खाना खाने से पहले खुद खाने को नहीं चखना चाहिए? क्या इतनी भी तमीज उन्होंने तुम्हें नहीं सिखाई? पर जीजी हुआ क्या है, हमें भी तो कुछ बताइए। अब रुक्मणी, हम तुम्हें क्या ही बताएं। यह रूहानी, इसने मशरूम की सब्जी को पूरा झूठा कर दिया। जब हम किचन पहुंचे तो महारानी सब्जी का स्वाद लेने में बिजी थी। आज तक किसी ने भी मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं किया था जिस तरह से आज इस लड़की ने किया। हमारा पूरा मन ही खराब हो गया। हमें भूख नहीं है, हम जा रहे हैं अपने कमरे में। वसुंधरा जी गुस्से में बोल किचन से निकल जाती हैं और तब तक निहार वहां पहुंचता है। जब वो पहुंचता है तो बुआ माँ को गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाते देख और किचन के अंदर माहौल इतना ज़्यादा गंभीर महसूस कर वो पूछा, माँ क्या हुआ? मैंने अभी अभी बुआ माँ को गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखा और उनकी आवाज़ भी सुनी थी। बताइए ना माँ। अब मैं क्या बताऊँ निहाल तुम्हें, पता नहीं तुम कहाँ से इस लड़की को उठाकर ले आए। आज इस लड़की की वजह से जीजी का इतना दिल दुखा है। अब आराम से बैठकर पूरा खाना खाओ, मुझे भी भूख नहीं है। रुक्मणी जी भी गुस्से में किचन से निकल गईं। दोनों को इस तरह जाते देख रूहानी की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसने आज से पहले किसी से भी इस तरह डांट नहीं सुनी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर की इतनी छोटी सी बात के लिए बुआ माँ ने उसके माँ बाबा को क्यों इतना कुछ सुना दिया। माँ कौन है वो तो बेचारी को आज तक पता ही नहीं था, और बाबा जो इस दुनिया में अब हैं भी नहीं, उसकी वजह से उन्हें यह सब बोला गया। इसीलिए उसकी आंखों में भरे आंसू एकदम से झलक उठे और वो दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। एक तो निहाल को किसी ने कुछ बताया नहीं, ऊपर से रूहानी को रोते देख वो थोड़ा घबरा गया। छुटकी, तू बता मुझे क्या हुआ है? मिस रूहानी इस तरह से रोते हुए कमरे की तरफ क्यों गई? निहाल भाई, वो दरअसल जब माँ किचन में आई तो उन्होंने रूहानी भाभी को
चम्मच से मशरूम की सब्जी को चखते हुए देख लिया। वाट? हाँ भाई, और आप तो जानते ही हो कि माँ शुरू से ही इन सब बातों के कितना खिलाफ हैं। उनका मानना है कि घर की बहू को हमेशा बड़ों के खाने के बाद ही खाना चाहिए। पर निहाल भाई, मुझे लगता है कि माँ की बातों की वजह से भाभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। अच्छा अनु, तुम उनके बारे में सोचकर इतना मत परेशान हो। मैं उनसे बात करता हूँ। तुम जाकर तब तक देखो कि बुआ माँ का मूड कैसा है। मैं मिस रूहानी से बात करके आता हूँ। उनके बाद बुआ माँ को भी मना लूँगा खाना खाने के लिए। ठीक है भाई। बेडरूम। निहाल जब अपने कमरे में पहुंचता है तो सामने बेड पर रूहानी एकदम से बैठे हुए फूट फूट कर रोई जा रही थी। ये देखा तो निहाल तुरंत उसके सामने जा बैठते हुए बोला, मिस रानी, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? बुआ माँ को तो आप जानती ही हैं कि उनका स्वभाव थोड़ा रूखा है। उनकी बातों को इतना दिल से लगाने की क्या ज़रूरत है? और फिर आप रोने कब से लगी? आप तो लड़ने वाली लड़की हैं। निहाल रूहानी को बस रोने से रोकना चाहता था, पर इस वक्त रूहानी एकदम बच्चों की तरह रोए चली जा रही थी। और जब निहाल को अपने सामने देखी तो वो झट से उसके सीने से लग रोते हुए बोली, मिस्टर निहाल, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? मुझ में कोई भी अच्छी बात नहीं है जो मुझे भी कोई प्यार कर सके। रूहानी सच में ही बस दूसरों की नफरत और गुस्सा ही अपने प्रति देखती आई थी, इसीलिए उसने खुद को ऐसा बना लिया था। बस कुछ दोस्त थे जिनसे वो सच्चा प्यार करती थी और वो भी उससे प्यार करते थे। बाकी तो कभी किसी ने उससे प्यार ही नहीं किया था। मिस रानी, आपके अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटी हैं जिससे ना चाहते हुए भी किसी को आपसे प्यार हो जाएगा। तो क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? रूहानी एक झटके में जो पूछ बैठी, उससे निहाल एकदम स्तब्ध रह गया। और रूहानी की भी समझ में आया कि उसने क्या सवाल पूछ लिया है। तो उसके बाद वो खुद अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।